हेलो एवरीवन, चैप्टर वाइज बाल विकास सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक महोदय की जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है उसके 10 प्रमुख क्वेश्चंस या फिर उससे रिलेटेड थॉर्नडाइक महोदय से हम लोग 10 प्रमुख क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना जरूर ना भूलें, ठीक है। पहला देखो, यहाँ पे बताना है थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम के कितने नियम दिए गए हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने लर्निंग यानी अधिगम के कितने नियम दिए थे, बताइए। 3, 5, 8, 10। हाउ मेनी लॉज ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक? पहला आंसर क्या होना चाहिए? पहले का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो पहले का आंसर हो जाएगा 8। ठीक है। थॉर्नडाइक डेवलप द फर्स्ट 3 लॉज ऑफ लर्निंग। पहले 3 लॉ को लर्निंग के नियम दिए हैं और इसमें रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट। और सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग में 5 दिए हैं, यानी फर्स्ट में 3 और सेकेंडरी में 5, तो टोटल 8। लर्निंग के कितने नियम दिए हैं थॉर्नडाइक महोदय ने? कुल तो 8। ठीक है। और पहले 3 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या में पूछा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? कौन कौन से हैं? तीसरे इसमें पहले वाले में तीनों, तो इसमें लर्निंग है, वो सॉरी रेडीनेस है, एक्सरसाइज है और आपका इफेक्ट है। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो पहले का आंसर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यस आर बॉन्ड का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे बताना है जो आपका यस आर बॉन्ड होता है उसका पूर्ण रूप यानी पूरा फॉर्म, फुल फॉर्म क्या होगा? तो उसको किस रूप में जाना जाता है? एसआर को स्टिमुलस रिस्पांस के रूप में, स्ट्रॉन्ग रिस्पांस के रूप में, स्ट्रॉन्ग रिलेवेंट बिहेवियर के रूप में, या इनमें से कोई भी। सेकंड का आंसर क्या होगा यहाँ पे? फुल फॉर्म ऑफ एस आर बॉन्ड। एस आर बॉन्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टिमुलस रिस्पांस, यानी उद्दीपक प्रतिक्रिया, इसको बोला जाता है। और एस आर बॉन्ड थ्योरी किसने दिया था? क्योंकि यह टॉपिक कौन सा चल रहा है? थॉर्नडाइक महोदय का। क्वेश्चन किससे रिलेट करेगा? थॉर्नडाइक महोदय से। आंसर क्या होगा? स्टिमुलस रिस्पांस का थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म स्टिमुलस रिस्पांस, हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्दीपक प्रतिक्रिया। सेकेंड का आंसर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। निर्देश, निर्देश हमेशा समान रहता है सीडीपी सेक्शन में। हिंदी इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, उसमें एंटोनिम सिनोनिम जैसा वगैरह वर्ड पूछते हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। इसमें तो सिर्फ एक ही चीज पूछते हैं, सबसे उपयुक्त। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ लर्निंग, ठीक है, ये जो प्राइमरी नियम का ये पार्ट है एक, तो लॉ ऑफ लर्निंग में कौन सा होगा? या लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में आपको बताना है क्या होता है लॉ ऑफ लर्निंग। तो ऑप्शंस क्या दिया है? लॉ ऑफ इफेक्ट होता है, या लॉ ऑफ एक्सरसाइज होता है, या लॉ ऑफ रेडीनेस होता है, या फिर डी नंबर, ये सभी। बताइए थर्ड का आंसर क्या होगा? डी गायब है, इसको मैंने लिख दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। लॉ ऑफ लर्निंग यानी सीखने का जो नियम है तो कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ इफेक्ट भी है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी होगा, लॉ ऑफ रेडीनेस भी होगा, यानी डी, ऑल ऑफ दीज। और भी बहुत सारे हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, सेट या आवृत्ति का नियम, तत्वों की प्रधानता के नियम, इतने सारे 8 टोटल हैं शायद। और भी उसमें थर्ड में भी कुछ हैं उनके, तो देख लीजिएगा। पर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। लॉ ऑफ लर्निंग तीनों हो जाएंगे, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस। क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम के संदर्भ में थॉर्नडाइक ने क्या कहा था? बताइए। अधिगम के संदर्भ में थॉर्नडाइक महोदय ने क्या कहा था? बच्चों की किसी अवधारणा को सीखकर उसका अभ्यास करने से उसमें गलतियां होने की संभावना कम होती है। या फिर बी नंबर, जब बच्चे
किसी अवधारणा को सीखते हैं तो उन्हें उसका तुरंत अभ्यास करना चाहिए, या फिर जब बच्चे किसी अवधारणा को सीखते हैं तो उन्हें उसका तुरंत अभ्यास नहीं करना चाहिए। थॉर्नडाइक ने क्या कहा था अधिगम के संदर्भ में, लर्निंग के संदर्भ में, ठीक है। डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। फोर का आंसर क्या होगा? तो आसान क्वेश्चन है। अधिगम के संदर्भ में थॉर्नडाइक महोदय ने क्या कहा था? तो इनकी एक फेमस थ्योरी है ट्रायल एंड एरर, ठीक है। ट्रायल एंड एरर फेमस थ्योरी है। उसके अंदर उससे क्या समझ सकते हो कि अगर बच्चों को किसी अवधारणा को सीखकर उसका अभ्यास करने से उसमें गलतियां होने की संभावना कम होती है, यानी जितनी बार अभ्यास करेगा बच्चा तो गलतियों से उतनी बार कम ही होगी गलतियों में, यानी फोर का आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिक्रिया का विलोप होना। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? तो आंशिक पुनर्वलन के बाद, निरंतर पुनर्वलन के बाद, दंड के बाद, मौखिक भर्त्सना के बाद। 5 का आंसर बताना है कि प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? 5 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंशिक पुनर्वलन के रूप में, निरंतर पुनर्वलन के रूप में, या फिर पनिशमेंट यानी दंड के रूप में, मौखिक भर्त्सना यानी वर्बल रिप्रोचेज के रूप में। 5 का आंसर क्या होगा? आंशिक पुनर्वलन यानी पार्शियल रीइंफोर्समेंट। प्रतिक्रिया का विलोप होना यानी एक्सटिंक्शन ऑफ ए रिस्पॉन्सेस इज आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर डिफिकल्ट। तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट यानी आंशिक पुनर्वलन। प्रतिक्रिया का विलोप होना आंशिक पुनर्वलन के रूप में जाना जाएगा। सही है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, थॉर्नडाइक के एस आर अधिगम। यहाँ पे अगर आप लोग हिंदी नहीं समझ पा रहे हो तो इंग्लिश देखो। एस आर लर्निंग यानी एस आर अधिगम सिद्धांत के अनुसार प्रभाव के नियम यानी इफेक्ट के रूल्स, डाटा उपनियम है, किसके उपनियम होंगे, यानी कितने उपनियम होंगे, सॉरी यहाँ पे तो 3, 6, 5, 7। थॉर्नडाइक के एस आर अधिगम सिद्धांत के अनुसार प्रभाव के नियम के कितने उपनियम होंगे? 3, 6, 5, 7। पहले 6 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6 का 5, सी नंबर। प्रभाव के नियम के 5 उप नियम होते हैं। एकाधिक प्रतिक्रिया, दृष्टिकोण, तत्वों की उच्च क्षमता, और 4th नंबर समानता से प्रतिक्रिया, और 5 सहयोगी स्थानांतरण। ये 5 होते हैं एएसआर अधिगम सिद्धांत के अनुसार प्रभाव के नियम के। 6 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम स्थानांतरण के द्वि-तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? यहाँ पे बताना है प्रोपाउंडर ऑफ टू फैक्टर्स थ्योरी यानी द्वितत्व सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के यानी स्थानांतरण के सिद्धांत के। थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जेड महोदय, गिलफोर्ड। 7 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए नंबर, थॉर्नडाइक। अधिगम स्थानांतरण के द्वित तत्व टू फैक्टर थ्योरी के प्रवर्तक कौन था? थॉर्नडाइक महोदय। टॉपिक कौन सा चल रहा है? थॉर्नडाइक का, तो अधिकतर लोग इसी से क्लिक कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो प्रेरणा, सीखने का स्थानांतरण, भग्नाशा, चिंता। 8 का आंसर क्या होगा? सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या बोला जाएगा? प्रेरणा, सीखने का स्थानांतरण, भग्नाशा, चिंता। भग्नाशा को क्या बोलेंगे? फ्रस्ट्रेशन। इसका हिंदी बहुत अजीब है तो फ्रस्ट्रेशन समझ लेना, ठीक है। चिंता को वरी बोला जाता है। सीखने का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, प्रेरणा को मोटिवेशन, ये तो सभी जानते होंगे। यहाँ पे 8 का आंसर क्या होना चाहिए? बी नंबर, सीखने का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में
किसी दूसरी परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या बोला जाएगा? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। 8 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करता है? बताइए, इसमें से ऐसा कौन सा चारों ऑप्शनों में से जो लर्निंग को प्रभावित करेगा? तो IQ, या फिर अधिगम का समय, टाइम ऑफ लर्निंग, या फिर मानसिक रोग यानी मेंटल इलनेस, या फिर ये सब, ऑल ऑफ दीज। 8 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? कौन सा अधिगम को प्रभावित करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट लर्निंग, अधिगम को प्रभावित कौन करेगा? तो 9 का आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी आपका IQ भी होता है इसमें सम्मिलित, अधिगम का समय भी होता है यानी टाइम ऑफ लर्निंग का, मानसिक रोग का भी, मेंटल इलनेस का भी, ये सभी इसमें प्रभावित करते हैं अधिगम को। ठीक है, 9 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद होती है उसे कहते हैं? बताइए यहाँ पे, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद होती है तो उसे क्या कहा जाता है? ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार सीटेट में पूछा है, एमपी टेट में, सीटेट, रीटेट सभी में पूछता है लगभग, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन भी है। 10 का आंसर यहाँ पे कौन होगा? क्या होगा? ऑप्शन देख लो, उन्नतोदर वक्र यानी कॉन्वेक्स कर्व से बोल सकते हो। ठीक है, और नतोदार वक्र क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कॉनकेव। पहला कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव कर्व। ठीक है, मिश्रित वक्र रेखा यानी कॉम्बिनेशन कर्व लाइन, और वक्र रेखा नहीं होती है यानी देयर इज नो कर्व। यहाँ पे 10th का आंसर क्या होगा? जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होगी, यानी प्रारंभ में तो काफी तेजी से सीखेगा और उसके बाद फिर घटने लगेगी, तो वो कैसा वक्र बनेगा उसमें? यहाँ पे 10th का आंसर क्या होगा? पहला नंबर कॉन्वेक्स कर्व। ठीक है, अधिगम वक्र आकार में उत्तल होगा इस प्रकार से, पहले तो तेजी से सीखेगा, मान लीजिए ये ग्राफ है तो पहले से यहाँ पे टाइम के अनुसार ये सीख रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पे स्थिर हो गया, यहाँ से फिर नीचे आने लगेगा, यानी इसके बाद ये जो आपका पैराग्राफ है ये फिर से यहीं पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ठीक है, पहले यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ा, फिर ऊपर से नीचे की ओर, तो ये कौन सा वक्र होगा? कॉन्वेक्स वक्र कर्व होगा। ठीक है, यानी उन्नतो दर वक्र हिंदी में बोलेंगे। यहाँ पे 10th का आंसर ए नंबर। ठीक है, तो ये आपका 10 क्वेश्चन थॉर्नडाइक के ट्रायल रिजल्ट से कंप्लीट हुए हैं, और वीडियो सीरीज आप सभी को अच्छा ही लग रहा होगा। हाँ, लास्ट में ये बता सकते हो कितने मार्क्स के सही हैं। ठीक है, और अगर कोई टॉपिक या थ्योरी से कुछ कंफ्यूजन हो या फिर जानते हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे कि भूलेगा नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, 10 ही क्वेश्चन है, छोटा वीडियो होता है और टॉपिक से रिलेटेड वो करता है। ठीक है, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर ही सकते हो। ठीक है, चलो इसको यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में कुछ और करेंगे।